मुझे पहले बताइए कि ये न्यूमरोलॉजी जो टर्म है वो एक्चुअल में होती क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा ऑकल्ट साइंस, उसका आधार 5 एलिमेंट्स ही हैं। कि वास्तु जो है वो क्या होता है एंड उसके इर्द गिर्द हमें थोड़ा क्यों चलना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप इंटीरियर करवाएं तो बगैर वास्तु एडवाइस के उसे आप ना एग्जीक्यूट होने दें। 1 से लेकर के 9 तक का हर नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है? 100% गारंटी के साथ में वो वहाँ पे वो इंसान परेशान है। वास्तु मैं नहीं मानता कि मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर या इन नंबर्स के अंदर या इस ऑकल्ट साइंस के अंदर जो है मैं नहीं मानता। देखो, जब तक इंसान नहीं मानता, जब तक वो जानता नहीं, साउथ वेस्ट पे एंट्री बिल्कुल ही बिल्कुल ना हो, क्योंकि वहाँ से इंसान बर्बाद हो सकता है डेफिनेटली। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन आ जाता है, कैंसर होना तय है। मंदिर बोलूं या बाथरूम बोलूं या जो भी वाटर एलिमेंट की एक्टिविटी है, जब भी किसी ने आपको ये कहा है या सुना है आपने, सो हाय हेलो नमस्कार जय श्री कृष्णा। मैं कौशिक देसाई आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट शो चैनल के अंदर क्लोज द डील। हम इस शो के जरिए आप लोगों की ओर लेकर के आते हैं अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू आपके पास अलग अलग बातें, अलग अलग कुछ सीखने वाली इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको पता चल सके कि हर इंडस्ट्रीज़ की एक्सपर्टीज़ जो होती है उनके थ्रू आपको मिल पाएगी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप अपनी रियल लाइफ के अंदर भी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इस पॉडकास्ट के अंदर कभी बातें करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, कभी हम बातें करेंगे फाइनेंस की, कभी हम बातें करेंगे बिजनेस की, कभी हम बातें करेंगे कॉर्पोरेट्स की। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम कुछ यूनिक कैटेगरी, हम कुछ यूनिक चीज़ों के ऊपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। आज के हमारे जो गेस्ट है कैवल्य गुरु उमेश शर्मा जी, जिनसे हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस के लिए वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कितना मैटर करता है। एंड अगर आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, इनमें से किसी भी चीज के अंदर अगर कुछ मिसिंग है तो उसको न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के थ्रू जो है हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डीप में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स वेलकम उमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट चैनल के। थैंक यू कौशिक, वेलकम। आपने इनवाइट किया और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो पहले तो शर्मा जी, आपका जो है वो इस फील्ड के अंदर जो है आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तजुर्बा जो है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के अंदर, पहले तो वो कितना बड़ा, कितना लंबा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मुझे वास्तु और न्यूमरोलॉजी, बेसिकली ये जो फील्ड होते हैं ये ऑकल्ट साइंस में आते हैं। ओके। ऑकल्ट साइंस का मतलब है अज्ञात विज्ञान। अज्ञात विज्ञान। ऑकल्ट मीन्स अज्ञात, ओके। जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे समझा भी ना जा सके, ओके। लेकिन जिसे महसूस किया जा सके, ओके। तो उसे कहते हैं ऑकल्ट। और साइंस मीन्स विज्ञान। तो ये ऑकल्ट साइंस है जिसमें वास्तु या न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड, हीलिंग, साउंड हीलिंग, जितना भी आपने कुछ सुना हुआ है, इवन एस्ट्रो, ये सब ऑकल्ट साइंस के अंतर्गत आते हैं। ओके। और मुझे 9 साल के आसपास लगभग इसका एक्सपीरियंस है। और शुरुआत से हमने वास्तु से मैंने शुरू किया था इस फील्ड को एक्सपीरियंस करना। उससे पहले मैंने हीलिंग्स में भी काम किया हुआ था काफ़ी। और फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे आगे बढ़ती गई और कुछ सीखता गया, क्योंकि ऑकल्ट साइंस की जो भूख है ना, वो जल्दी से मिटती नहीं है। अच्छा। आप कोई एक मोडालिटी को जब आप एक्सपीरियंस करते हो, सीखते हो, तब आपको दूसरी मोडालिटी सीखने का भी मन करने लग जाता है। ओके। फिर आप छोड़ते नहीं हो, फिर आप पीछे पड़ जाते हो। बिल्कुल। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, और सीख लें तो और मज़ा आएगा, ये थोड़ा सा और कर लेते हैं और मज़ा आएगा। तो ये धीमे 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 ये भूख बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो सारे कुछ किया हुआ है। ऑकल्ट साइंस में वास्तु और न्यूमरोलॉजी या हीलिंग्स, ये
एक इंसान के अंदर और बाहर इस तरह से वो डिफरेंट वे में काम करती है। वास्तु स्पेस में काम करता है, न्यूमरोलॉजी पर्सनालिटी पे काम करती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है वो अंदर से काम करती है, अंदर से काम वास्तु जो है वो बाहर से काम बाहर करता से काम करता है। वास्तु का मतलब ही है स्पेस के एलिमेंट को बैलेंस करना। है। ओके। जब आपने सुना होगा कि वास्तु दोष है, या आपने सुना है कि क्या ये प्रॉपर्टी वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है, जी नहीं, बिल्कुल, तो हम उसी पर जो है हाँ, आने वाले हैं। हाँ, तो लाइक इसका मतलब है कि वो एलिमेंट के हिसाब से वो बैलेंस्ड है या नहीं। ओके, सो सीधा सब्जेक्ट पर आते हैं। एंड मुझे पहले बताइए कि ये न्यूमरोलॉजी जो टर्म है वो एक्चुअल में होती क्या है। न्यूमरोलॉजी भी आई थिंक एक पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस है, ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी जो है वो चीज़ क्या है एंड वो ह्यूमन लाइफ पर कैसे इफेक्ट करती है, उसके बारे में थोड़ा जो है आप डिटेल के अंदर बताइए। व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? देखो कौशिक, एक जब इंसान पैदा होता है ना, एक बच्चा पैदा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक तारीख लेकर आता है। ओके। जिस दिन वो पैदा हुआ होता है, यस, उसके बाद नाम भी उसका बाद में ही रखा जाता है, बिल्कुल। नाम भी नहीं रखा जाता उसका। लेकिन जिस दिन वो पैदा होता है, वो तारीख, वो उसका बेसिक नेचुरल एलिमेंट है, जिस तारीख पे वो पैदा हुआ। यस। पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में यदि बताऊं, तो हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। जस्ट जानकारी के लिए, हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। 1 से लेकर 9 नंबर, और हर एक प्लैनेट एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और एलिमेंट केवल 5 है, ओके। लेकिन नंबर 9 है। तो Yes. कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 2 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, Okay. लेकिन अलग अलग फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर मून का नंबर है, वाटर एलिमेंट है। 3 नंबर गुरु का एलिमेंट है, लेकिन वो भी वाटर एलिमेंट है। ओके। लेकिन मून है वो इमोशंस का नंबर है, मदर का नंबर है, फेमिनाइन नंबर है। ओके। लेकिन जो गुरु का नंबर है वो इंटेलिजेंस का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। तो ये दोनों के दोनों नंबर वाटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंट है। ओके। तो सारे के सारे नंबर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तारीख पर एक बच्चा पैदा होता है, वो नेचुरली उस एलिमेंट का बच्चा होता है। ठीक है, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि एलिमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन भी रहते हैं, ठीक है ना। आग और पानी, ये दोनों अपोजिट एलिमेंट्स हैं। ओके। यस, है ना, ठीक है। अर्थ और एयर, यानी कि पेड़ और पृथ्वी, ऐसा कहें कि मतलब एयर मीन्स बोल सकते हैं उसको, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एयर एलिमेंट में आते हैं। ओके। ठीक है। और जो ज़मीन है, पत्थर है, वो अर्थ एलिमेंट्स में आते हैं। तो वो भी अगेन Opposites है। अपोजिट्स है। Okay. है ना। तो जब एक बच्चा पैदा होता है और जब उसका नाम रखा जाता है, ठीक है, तो नाम में अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, और हर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हर अल्फ़ाबेट भी जो है वो नंबर को एक रिप्रेजेंट करता नंबर को रिप्रेजेंट करता है। है। ओके। अल्टीमेटली हर एक अल्फ़ाबेट एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। क्योंकि अल्फ़ाबेट बहुत सारे होते हैं, तो हमें उसको एक डिजिट में लाने के लिए उसके नंबर का टोटल करना पड़ेगा। ओके। अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं उसका टोटल करना पड़ेगा, और वो टोटल करने के बाद एक डिजिट ला के उसके एलिमेंट को पहचानना पड़ेगा। ओके। और यदि वो एलिमेंट उसके डेट के एलिमेंट से अगर विरुद्ध है या मेल नहीं खाता, मैच नहीं है, तो उसकी लाइफ में, उस बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। ओके। और रहेगा। हमारी जो सोसाइटी है, खास करके इंडियन सोसाइटी, वो स्ट्रगल को अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानती है। इस वजह से वो स्ट्रगल को बहुत सीरियसली लेके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करती। उनको लगता है कि ये लाइफ का पार्ट है।
लेकिन न्यूमरोलॉजी से एक छोटी से छोटी परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है। बेसिकली सारा खेल अलाइनमेंट का ही है। तो जो डेट है बच्चे की और जो नाम रखा गया है बच्चे का, अगर वो आपस में कॉन्ट्रास्ट करता है या अपोज करता है एक दूसरे को, तो वहाँ पर वो बच्चे को अपनी लाइफ में करियर को लेके स्ट्रगल्स आएंगे और वो पढ़ाई लिखाई से ही वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ओके। उसके बाद जब लाइफ में उसके और नंबर इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि 15 साल तक तो लगभग उसका नाम ही चलता है, उसके बाद फिर शायद फ़ोन नंबर आता है, व्हीकल घर वालों ने दिलवा दिया, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसने ऑफिस खरीदी, फिर उसने घर भी खरीदा, शादी के लिए पात्र आया। ओके। ठीक है ना, अगेन उसकी लाइफ में एक पात्र आया, वो भी ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में और डेट के फॉर्म में भी। तो वो भी अगर एंटी एलिमेंट है, अपोजिट है, तो उसके रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ सकते हैं। ओके। तो न्यूमरोलॉजी पूरी तरह से आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप कैसे भी इश्यूज हों या डिज़ायर हों, वो उनके रिजल्ट लाने में पूरी तरह से सक्षम है। ओके। तो अभी बेसिकली मैं इतना समझ पाया हूँ ऊपर से जो आपने बताया वो, कि चाहे कुछ भी हो, आपके बर्थ के समय से ही जो है आपका इन नंबर्स के साथ जो है वो नाता जुड़ जाता है फ्रॉम द डे वन। ठीक है, उसके बाद आप जो भी करते हो, ठीक है, वो हर चीज़ का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से है ही, चाहे आप उसमें बिलीव करो चाहे आप उसमें बिलीव ना करो। नाउ आई एम क्यूरियस टू नो कि ये सारे नंबर्स जो है वो हर नंबर्स के ऊपर जो है थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं अपने, कि एक से लेकर आपने बताया नंबर्स 9 ही होते हैं। ओके, उसमें जीरो का कोई वो नहीं है। ओके, 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर्स हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक का हर नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड वो नंबर जो है वो क्या किस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में समझना है फ्रॉम 1 to 9। 1 to 9 हम बात करें एक नंबर की, तो सबसे पहले तो वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और सूर्य मीन्स फायर। यस। ठीक है, तो जो नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो एक है, वो एक नंबर में हमेशा लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। ओके। लोगों को साथ लेकर चलेगा, लोगों को दिशा दिखाएगा। तो एक इंसान की लाइफ में एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। जो भी इंसान रूल करता है, एक नंबर उसकी लाइफ में होता ही है। 2 नंबर होता है, और दूसरा ये मस्कुलाइन नंबर है। मस्कुलाइन नंबर मीन्स पुरुष तत्व इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लाइफ में एनर्जी की 2 ही फॉर्म है, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। ठीक है ना, तो मस्कुलाइन एनर्जी ये नंबर है। फिर नंबर आता है 2, जो फेमिनाइन नंबर है, एक मदर का नंबर है। ओके। मदर मीन्स इमोशंस। ठीक है, मदर का जो नंबर होता है उसमें एक और भी खास क्वालिटी होती है, और वो है सेंस करना। ओके। सेंसिटिव नंबर होता है। तीसरा, इंट्यूशन भी उसमें बहुत ज़बरदस्त होता है। तो 2 नंबर वालों को आप अगर उन्हें मान लीजिए कि आपको लगता है कि यार हम इसको बुद्धू बना सकते हैं, आपको लगेगा मैं बना लूंगा, लेकिन एंड मोमेंट पे उसको सेंस हो जाएगा कि मुझे नहीं बनना। अच्छा। बगैर रीज़न दिए वो चला जाएगा। ओके। मतलब बच जाएगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है सेंस करने की वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 2 नंबर वाले लोग इमोशनल है बट साथ में सेंसिबल भी है। और तीसरा वो उनका क्या बोलते हैं कि पार्ट ऑफ नेचर है कि वो परख लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। फिर 3 नंबर है। 3 नंबर गुरु का नंबर है, और गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना। वाटर एलिमेंट ही है, लेकिन वो ज्ञान देता है। गुरु का नंबर है इंट्यूशन लाइक दूरंदेशी, जो दूर तक देख सके। ठीक है, तो जहाँ पर भी जिस इंसान को क्लैरिटी का इशू आता है कि समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूँ, वहाँ पर उसका 3 नंबर या तो मिसिंग होगा, या 3 नंबर कहीं ना कहीं बेचारा, और ऐसा बोल सकते हैं कि वो 3 नंबर से परेशान होगा। लाइक मिसिंग होगा, में हो सकता है उसके ओवरऑल बर्थ चार्ट में 3 नंबर हो ही ना, तो वहाँ से उसको ये इश्यूज आ सकते हैं। और अगर
बहुत अच्छे से 3 नंबर हैं, एक से ज़्यादा बार भी हैं, तो वो इंसान बहुत अच्छा लेक्चरर हो सकता है, बहुत ज़्यादा टीचर हो सकता है, वो बहुत ऐसा बोल सकते हैं जिसको इंटेलेक्चुअल हो सकता है। ठीक है, ये 3 नंबर की क्वालिटी है। फिर 4 नंबर है, राहु का नंबर है। ओके। राहु का नंबर, लोगों को ये लगता है कि राहु का होना मतलब परेशानी होना। ओके, राहु का राहु का होना। नंबर होना मीन्स परेशानी। आप किसी को बोलोगे तेरे पीछे राहु पड़ा हुआ है, या आपने सुना होगा राहु की छाया है, लाइक इस टाइप। पहली तो बात है, कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं है, उनकी अपनी क्वालिटी है। अगर 4 नंबर अगर नहीं होता, या 4 नंबर की जो क्वालिटी है वो मैं कहूँ कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी सर्जन हैं, वो सब 4 नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर वो 4 नंबर ना हो तो ना कोई अच्छी सर्जरी हो सके, ना कोई अच्छा रॉकेट लॉन्च हो सके। क्योंकि 4 नंबर परफेक्शनिस्ट का नंबर है, 4 नंबर स्ट्रक्चर का नंबर है, 4 नंबर बॉन्डिंग का नंबर है। 4 नंबर को चिल्ला चालू चीज़ें पसंद नहीं है। 4 नंबर को अगर काम परफेक्ट नहीं हो वो नहीं चलाएगा। तो जो इंसान राहु के अकॉर्डिंग आता है, राहु के अकॉर्डिंग आने का मतलब है कि उसकी जन्म तारीख 4 हो, या उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नंबर शामिल होना चाहिए। हाँ, शामिल हो। 4 नंबर, उसका नंबर 4 हो या 13 हो या 22 हो। ओके, उसका कैलकुलेशन भी जो है 4 आता है। 4 आना चाहिए। लेकिन 4 नंबर का एक अलग प्रिडिक्शन होगा। 1 और 3 से जो 4 आता है वो थोड़ा सा और अलग होगा, और जो 2 और 2 22 से 4 आता है उसका अलग होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके अंदर 2 नंबर शामिल है। ओके। जो इंसान 4 है उसको सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती हैं, क्योंकि हम एक समाज में जी रहे हैं और हमारे आसपास और बहुत लोग हैं जिनके साथ से हमें आगे चलना है। बिल्कुल। लेकिन वो लोग 4 नंबर को नहीं समझते, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे काम परफेक्ट चाहिए। तो 4 नंबर वाले लोग का ऐसा नेचर रहता है। ये नेचर है, और अगर काम उनके मुताबिक नहीं हुआ तो परेशान वो लोग नहीं होंगे, परेशान 4 नंबर वाला होगा। ओके। उसकी परेशानी ये नहीं है कि राहु है, उसकी परेशानी ये है कि मेरे हिसाब से काम नहीं होता, नहीं हो रहा। साले सबके सब गधे हैं है ना। उसका हमेशा उसका थॉट प्रोसेस ये रहेगा, क्योंकि वो इंसान बहुत स्ट्रक्चर्ड है। फिर नंबर पे आते हैं 5 पे। 5 नंबर एयर एलिमेंट का नंबर है, और 4 नंबर है वो राहु का। थोड़ा इस पे मैं आ जाता हूँ कि अगर मेरी टीम, मेरा ग्रुप अगर ये वीडियो देखेगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 है, 4 आता है परफेक्शन के नाम पर। तो आपने जो सेटअप किया हुआ है ना, अलाइनमेंट में कप, ग्लास और ये सब बुक्स आपने रखी हुई थी, क्योंकि आप 4 नंबर हो इसीलिए आपने इतना सब नेचर ऑफ परफेक्शन। ठीक है ना। अगर आपको नहीं जमेगा तो आप साइड हो लोगे, या फिर आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बिल्कुल। ओके, 5 पर आते हैं। 5 नंबर एयर एलिमेंट है। ओके। एयर एलिमेंट है 5 नंबर। ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे हैप्पीएस्ट नंबर अगर है तो वो 5 है। अच्छा। क्योंकि वो सब के साथ एडजस्ट हो जाता है। ओके। वो जॉयफुलनेस का नंबर है, वो अपनी लाइफ को जीने में मानता है। आसपास वाले भाड़ में जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। ट्रैवल करना उनको पसंद है, दोस्ती करना उनको पसंद है, स्ट्रेस नहीं लेना उनको पसंद है। अच्छा। जो होगा वो। तो 5 नंबर इज द बेस्ट नंबर ऑफ ऑल ऑफ 9। फिर आते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। ओके। और 5 नंबर बुध का नंबर था। ओके। बुध यानी बुद्धि। शुक्र का नंबर है, और 6 नंबर आपने सुना होगा कि इसका है ना, शुक्र बहुत अच्छा है। लाइक जो शुक्र वाले होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। शुक्र प्रधान जो होते हैं वो लोग बहुत सुंदर भी होते हैं। 6 नंबर जितने भी लोग होंगे वो लग्जरियस में मानते होंगे। उनको नए नए फैशंस, नया नया कुछ, अगर बाज़ार में कुछ आई हो चीज़, लाइक अगर उनके पास एक फ़ोन भी होगा, अब फ़ोन मजबूरी में उनके फादर ने दिलवा दिया, यही मिलेगा, लेकिन उसका कवर अगर वो लोग चुनेंगे तो बहुत अच्छा चुनेंगे। अच्छा।
अगर उनके हाथ में चीज़ें आएंगी तो वो बहुत सुंदर और लग्जरियस चीज़ों को वो बना देंगे। हाँ यूज़ वो उस तरह से ही करते हैं। 6 नंबर और वो फैमिली का नंबर है, ठीक है, लव का नंबर है, ठीक है, जल्दी से वो लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, प्रेम में पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेम में पड़ते हैं। लेकिन शुक्र को थोड़ा सा और तरीके से भी लिया गया है, अपने उस पर बात नहीं करते। लेकिन उसके बाद दूसरा फिर नंबर आता है 7 नंबर। 7 नंबर स्पेस एलिमेंट है, ओके। और 7 नंबर ऑकल्ट का नंबर भी है, 7 नंबर रिसर्च का नंबर भी है, 7 नंबर एक सीकर का नंबर है, जिसकी प्यास ही नहीं बुझ रही है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, Never ये तो satisfied. चीज़ें नॉट सेटिस्फाइड, वो एक जगह पे नहीं टिक सकता। 7 नंबर को अगर चाय बनानी सीख ली, वो चाय की टपरी कभी नहीं खोलेगा, लेकिन अब उसने चाय बनानी सीख ली तो अब आगे क्या, अब मुझे कुछ और करना है, अब मुझे कुछ और करना है। लाइक बोलते हैं ना जिसको कर्म कर और दरिया में डाल टाइप्स के लोग होते हैं कि सीख लिया बस अब कुछ बचता नहीं है। ओके। तो 7 नंबर लाइक दैट कि वो लोग पूरी तरह से स्पिरिचुअल होते हैं और सीकर्स होते हैं। 8 नंबर आता है शनि का नंबर, जिसको भी बोलते हैं बहुत भारी नंबर शनि है, भारी है। शनि भारी। 8 नंबर शनि का नंबर है, इन्फिनिटी का नंबर नाम है, सुनते ही थोड़ा लोग सा डरते हैं, शनि भारी है किसी पे तो। और सच बताऊं तो शनि जैसे शनि प्रधान जो शनि के अकॉर्डिंग आते हैं जो लोग, उनका नेचर है ना स्टबर्न होता है, थोड़ा सा जिद्दी होता है। दोस्त यार भी उनके कम ही मिलेंगे आपको। सुपर लॉजिकल माइंड होता है उनका, आपसे हमेशा वो सबूत मांगेंगे, हर चीज का लॉजिक मांगेंगे कि आप ये बोलते रहो, लेकिन मैं जब तक मैं मुझे अनुभव नहीं होता मैं नहीं मानता। दूसरा, शनि सबसे ज्यादा लॉयल नंबर होता है। आंख बंद करके आप उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो कि आपको चीट नहीं करेगा, ट्रस्टेबल होते हैं, एकदम ट्रस्टेबल। आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो टेक अवे 8 नंबर से ये भी है कि हाँ अच्छा 8 तारीख है तेरी, ठीक है मैं भरोसा कर सकता हूँ तुझ पे, कोई हर्जा नहीं। ओके। फिर आता है 9 नंबर। 9 नंबर है अगेन फायर, ओके। लेकिन एक्सट्रीम फायर, ओके। एग्रेशन। एक था 1 1 इज अ फायर, 6 इज अ फायर, 6 इज अ फायर, 9 इज अ फायर। 9 इज अ फायर। पर 1 नंबर फायर है, वो लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि लीडरशिप, किसी को अगर लीडर बनना है तो उसको पावर चाहिए ही चाहिए। 6 नंबर है, वो प्लेजर का नंबर है, ठीक है, जो ऐसा बोल सकते हैं जिसको ठंडी फायर बोलते हैं ना, जिसको एकदम स्मूथ फायर, वैसी वाली फायर, वार्म, लाइक वार्म, क्योंकि है वो फेमिनाइन नंबर, और फेमिनाइन का मतलब होता है वार्म होना, ठीक है। अब 9 नंबर है, वो मस्कुलिन नंबर है, फायर है, एक्सट्रीम फायर है। 9 नंबर अगर आप उनको कोई काम देते हो तो वो आपको चुटकी में एग्जीक्यूट करके देगा, थकने वाला नंबर नहीं है। आप उन्हें काम बोलो, आपको काम करके मिलेगा। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हुआ, उसका ट्रस्ट गया, क्योंकि वो ऑनेस्ट नंबर है, अगर उसका ट्रस्ट गया तो वो सब कुछ बिगाड़ के चला जाएगा। ओके। उसमें पेशेंस नहीं है, उसमें काम करने की एक क्षमता है, रेगुलर काम है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे, आप एक ऐसा इंसान जो पूरे दिन काम है, आप उसको बार बार जाके डिस्टर्ब करो तो वो बोलेगा यार क्या है यार, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, समझ रहे, उसकी रिदम नहीं टूटनी चाहिए। तो 9 नंबर इज फायर, बस अमेजिंग नंबर। ओके। और वो सारे के सारे नंबर उसमें शामिल हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है नंबर। तो इस तरह से ये 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर नंबर के हैं। तो यहाँ तक जो है हमें ये चीज़ें क्लियर हो चुकी कि एक बर्थ चार्ट कर करके होता है, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उन नंबर्स की प्रेजेंस या मिसिंग हमें पता चलती है। ठीक है, अभी हम आते हैं कि मान के चल लीजिए कि कोई है जिसने बर्थ चार्ट के थ्रू ये जान लिया कि उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल हैं और उसके बर्थ चार्ट में कौन कौन से नंबर्स मिसिंग हैं। तो मैं जो है अब ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ऐसी रेमेडीज सुनी हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई नंबर मिसिंग है तो नंबर को भले मिसिंग है, बट अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे हाथ में तो था नहीं कि हम वो डेट ऑफ बर्थ को क्यों पैदा हुए हो। हाँ, सही बात। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन भी होता होगा। तो रेमेडीज जो है मैंने कुछ ऐसी सुनी हुई है कि जैसे कि 5 नंबर था तो उसके लिए अगर आप हरे रंग का कुछ ग्रीन
कुछ भी पहने तो चीज़ें अच्छी रहती है, अगर ग्रीन स्टोन टाइप कुछ। 6 नंबर के लिए कुछ सुना था कि आप सफ़ेद चीज़ का शुक्रवार को दान दो, ऐसी कुछ मैंने चीज़ें सुनी है। तो मैं ऐसे हर नंबर के मिसिंग होने पर उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती है वो थोड़ा ज़रा बता दीजिए, तो लोगों को जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि अगर उनकी बर्थ चार्ट में 1 से लेकर 9 नंबर में कोई भी नंबर अगर मिसिंग है तो उनको क्या करना चाहिए। दैट्स इट। ओके, यदि नंबर मिस होता है ना तो वो 3 तलों पर मिस होता है। एक माइंड पर, दूसरा बॉडी पर, ओके। और तीसरा सोल पर, इमोशंस पे। माइंड, बॉडी एंड और सोल। ओके। ठीक है, 3 तलों पर रेमेडीज की जाती है, एक भी नंबर मिस होता है तो। ओके। ठीक है, और तीनों और ऐसा तो कभी होता नहीं होगा ना कि सारे नंबर अवेलेबल हो, प्रेजेंस हो सकता है, 1 से लेकर के 9 तक हो सारे सकता है। प्रेजेंस। हाँ हाँ है, हमारे पास एक चार्ट आया था जिसमें सब नंबर कंप्लीट थे। एक ही चार्ट आया, मतलब मैंने लगभग 1000 के ऊपर न्यूमरोलॉजी की होगी, लेकिन एक चार्ट ऐसा था जिसमें नंबर मिसिंग नहीं थे, लेकिन परेशानी उनको भी थी। वो ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं थी, परेशानी उनको भी थी, क्योंकि उनके नाम की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी थी वो मैच नहीं थी। नंबर जैसे मैंने बताया एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर कोई भी नंबर मेरे पास मिस है, नहीं है, तो मेरे पास मेरी लाइफ में उस एलिमेंट की कमी है। ठीक है, अगर अर्थ एलिमेंट नहीं है मेरे पास तो मेरे पास स्थिरता की कमी रहेगी। नंबर ना होने पर या मिसिंग होने पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइफ रुकती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नंबर की रेमेडी करने के बाद लाइफ रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर नंबर यदि होते हैं तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है, हर्डल्स चले जाते हैं, सहूलियत मिल सकती है। ब्रेकर्स होते हैं ना रोड पे, तो वो ब्रेकर्स चले जाते हैं, तो हो आप कम से कम आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी, मेंटेनेंस नहीं देगी, है ना। तो ये तरह की चीज़ होती है। तो मिसिंग हो या ना हो, लाइफ के इश्यूज रहते हैं, लेकिन अगर मिसिंग है नंबर और लाइफ के इश्यूज हैं तो आपको रास्ते नहीं मिलते कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। राइट। प्रॉब्लम तो आती हैं, आएंगी जीवन भर। अगर आप जीवन में हो तो प्रॉब्लम के साथ में हो। बिल्कुल। और सवाल ये नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, सवाल ये है कि मेरे पास प्रॉब्लम है और मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। ओके। या दूसरा कि मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मानूं तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्ट्रेस में आ जाता हो, लेकिन जो उसके सामने जिससे वो शेयर कर रहा है वो कहता है अरे यार छोड़, ये कोई प्रॉब्लम है। दोनों के लिए सिचुएशन सेम है, लेकिन एक के लिए वो आसान है क्योंकि उसको क्लैरिटी है कि इसका सॉल्यूशन ये है, और जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो परेशान है, उसको शायद उसकी क्लैरिटी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ओके। इसलिए वो परेशान है। तो एक नंबर जैसे मैंने बताया जिनका मिसिंग है, पहली तो एक बात समझ लो कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एक्टिविटी है या जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, सारी की सारी रेमेडीज भी उसी में है। ओके। कहीं कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। अब मैं आपको बताऊं कि अगर एक नंबर को हम अगर बॉडी लेवल पर देखें तो आप बॉडी में आपको कुछ ना कुछ पहनना होता है। बॉडी की रेमेडी में पहनने का मतलब हो सकता है कि आप क्रिस्टल पहन लो, हो सकता है आप जेमस्टोन पहन लो, ठीक है, कुछ पहन लीजिए। लाइक मैं कहूँ कि दूसरी और क्या चीज़ हो सकती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। दूसरा जो माइंड का नंबर है, माइंड मीन्स स्पेस, बाहर आपके घर का वास्तु। घर के वास्तु में एक नंबर की दिशा में क्या दिक्कत है? ओके। एक नंबर की दिशा पूर्व की दिशा है, तो वहाँ पर क्या दिक्कत है? वहाँ पर कहीं कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं रखा हुआ, उसको आप ठीक करो। उसके बाद आप वहाँ पर कुछ और रख सकते हो जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता हो, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। दूसरी है सोल रेमेडी। एक नंबर सूर्य है, जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रो में कई बारी पंडित बोलते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए, ठीक है ना, क्योंकि एक नंबर फादर का नंबर है। ओके। सूर्य भी हमारे फादर जैसे हैं, तो आप उनको जल चढ़ा सकते हो, या फिर अपने आप रियल फादर को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, तब भी वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके। ठीक है। इसी तरह से 2 नंबर मदर का है। सोल रेमेडी, मदर को लेके रिस्पेक्ट आप कर सकते हो, आप मून पे मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है।
आप क्लियर कोट्स या मोती पर्ल आप वो पहन सकते हो। घर के नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है आप उसको ठीक कर सकते हो, या उसको आप इम्बैलेंस है तो बैलेंस कर सकते हो, या वहाँ पर कोई आप रेमेडी रखते हो तो 2 नंबर आपका सेट हो जाता है। 3 नंबर है तो 3 नंबर वाटर एलिमेंट है, दिशा वो गुरु की है, नॉर्थ ईस्ट है। आप नॉर्थ ईस्ट को ठीक करते हो तो आपकी माइंड की रेमेडी होती है। 3 नंबर अगर बॉडी में आप पहनते हो तो आप क्लियर कोट्स पहन सकते हो, क्रिस्टल, या फिर आप गुरु का नग यानी कि येलो सफ़ायर आप वो पहन सकते हो। येलो सफायर, येलो सफ़ायर, ओके। ठीक है, तो भी आपके काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फिर आता है 4 नंबर, राहु का नंबर, अर्थ एलिमेंट है। राहु के जेमस्टोन्स कभी भी पहनना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि राहु का नंबर है तो हम उसको थोड़ा सा दूर रखना चाहेंगे, उसको लेके कैरी करके नहीं घूमेंगे। तो राहु की पूजा करनी अच्छी, आप उसके मंत्र के साथ में आप उसके रिचुअल को थोड़ा फॉलो करके उसकी पूजा करके आप उसकी रेमेडी कर सकते हो। दूसरा अर्थ एलिमेंट, अगर घर का राहु यानी कि अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट की अगर दिशा इम्बैलेंस है तो आप वहाँ पर उस दिशा को ठीक करोगे तो राहु आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और राहु में लेबर जितनी भी, अगर किसी का काम लेबर्स के साथ में है, मजदूरों के साथ में, अगर वो अपने मजदूरों को खुश रखते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो भी उनका राहु ठीक होना शुरू हो जाता है। ओके, ऐसा है। 5 नंबर है तो वो बुध का नंबर है, ग्रीन नंबर जो आपने बात भी निकाली थी, तो ग्रीन नंबर है, आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हो गुरु का। लेकिन जेमस्टोन पहनने से पहले, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग अलग साइंस है, ओके, और दोनों बिल्कुल पैरेलल नहीं चलते, उनमें थोड़ा फर्क रहता है। तो अगर कोई भी जेमस्टोन पहन भी रहे हो तो बगैर किसी एस्ट्रोलॉजर के सलाह के आप ना पहने, क्योंकि आपके एस्ट्रो चार्ट में क्या चल रहा है वो न्यूमरोलॉजी को नहीं पता। ओके, मिसिंग नंबर है वो पता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि न्यूमरोलॉजी उसका थोड़ा, सॉल्व हाँ, करने क्योंकि के हाँ एस्ट्रोलॉजी ट्रांजिट उसका उस ट्रांजिट में इस टाइम पर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं, वो जब तक आप किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछ लेते तब तक नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ओके, जेमस्टोन रेमेडी बहुत पावरफुल होती है। देखो, हो सके उतना मंत्र और उससे आप ठीक कर सकते हो नंबर्स को। तो 5 नंबर है तो आप जेमस्टोन में पन्ना आएगा, ग्रीन एमरल्ड जिसको बोलते हैं। दूसरा, आप बुध की आप उसके मंत्रोच्चार भी कर सकते हो। इसमें ग्रीन कलर के स्टोन में एक क्रिस्टल आता है, ग्रीन एवेंचुराइन या ऐसा कुछ उसका नाम है, आप वो भी क्रिस्टल भी पहन सकते हो। आप इवन ग्रीन कपड़े भी पहन सकते हो हर बुधवार को, तो भी आपका बुध ठीक होना शुरू हो सकता है। 5 नंबर, ठीक है। आप लिखना चाहो तो अपने हाथ पे 5 नंबर भी लिख सकते हो, उससे भी फर्क पड़ना है। अच्छा, हर छोटी से छोटी चीज़, मैं बोल रहा हूँ सब रेमेडीज आपके आसपास ही हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि हर एक इंसान जो भी ऑकल्ट में मानता है या जिसने निबला, उसके रेमेडीज में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कई बार एक लेमन इंसान उसको रिलेट नहीं कर पाता कि यार उसने तो ये बोला था, ये आके ये बोल कर गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको थोड़ा डीप में जाके देखें तो एक ही बात है, मिलती एक ही जगह मिलती, हाँ, वो दवाई एक ही। अब आप पैरासीटामोल लो या फिर आप घर का काढ़ा पी लो, आपको अगर ठीक होना हो तो आप काढ़े से भी हो जाओगे, आप पैरासीटामोल से भी ठीक हो जाओगे। बस ये एलोपैथी है और वो घर की आपकी घर की रेमेडी है। बिल्कुल। तो हर एक एनर्जी काम करती है। इसी तरह से शुक्र का नंबर है 6 नंबर, डायमंड उसका जेम स्टोन है, ठीक है। ओके, दूसरा, आपकी वाइफ की अगर आप रिस्पेक्ट, या ऑल वुमेन सोसाइटी में जितने भी आपके आसपास में जितने भी वुमेन्स हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, आपकी बहनें हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो भी आपका शुक्र ठीक होना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। गोल्डन कलर की आप रिस्ट वॉच पहन सकते हो, ओके, ठीक है। फिर आता है नंबर 7, जो मैंने कहा ऑकल्ट का नंबर है, केतु का, एक्चुअली वो केतु का नंबर है। ओके, केतु का नंबर है तो उसमें एक स्टोन आता है कैट्स आई या टाइगर आई, आप वो दोनों स्टोन आप क्रिस्टल पहन सकते हो। और उसका भी राहु और केतु के भी स्टोन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जेम स्टोन को पहनने की उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो,
तो आप अपने 7 नंबर को ऑटोमेटिकली ठीक कर रहे हो। तो मेडिटेशन इज मस्ट। ओके। ठीक है, या खुद के ऊपर काम करना या स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी पे काम करना वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि मीन्स अगेन वो भी अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, 8 नंबर में आता है नीलम। नीलम पहनने वाला इंसान, आपने सुना होगा कि अगर यार नीलम पहन रखा है बंदा करोड़पति हो जाएगा, लेकिन नीलम में बंदा तभी करोड़पति होगा जब वो ऑनेस्टी के साथ चलेगा। उसने अगर बेईमानी की खुद के साथ, लोगों के साथ, तो नीलम उठा के पटकता भी बहुत बुरी तरह से। ठीक है, इसके अलावा 8 नंबर है शनि की, आप पूजा करवा सकते हो। ठीक है, शनि के जो भी बीज मंत्र हैं आप उसका उच्चार करके उसको ठीक कर सकते हो। शनि दिशा वेस्ट की दिशा है वहाँ पर, और वेस्ट हमें गेंस देता है। वहाँ पर अगर आप कॉइन्स डाल दो, मैं अब ये मेरे हिसाब से रेमेडी है, और किसी की कोई और रेमेडी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेस्ट की दिशा का नंबर है, अगर वेस्ट की दिशा विष्णु की दिशा है, अगर आप वहाँ पे फोटो रख देते हो विष्णु जी का तो भी वो ठीक हो जाएगी। आप वहाँ पर एक ब्रास पॉट में थोड़े से सिक्के डाल के रख दो तो भी वो दिशा ठीक हो जाएगी, आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगी। ठीक है, और दूसरा आप उनके मंत्र को भी आप चेंट कर सकते हैं। ओके। फिर आता है 9 नंबर। 9 नंबर इज मंगल का नंबर है। ठीक है, मंगल मीन्स एग्रेशन। ठीक है, मंगल का मतलब है पावर। ठीक है, उनके लॉर्ड है हनुमान जी, और उनकी दिशा है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट या साउथ, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप हनुमान जी की पूजा करो, उनकी अर्चना करो। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर कोई दिशा में प्रॉब्लम है, जो एक वास्तु को चेक करवाने के बाद पता लगता है, तो आप वहाँ पर उसकी रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, रेड कलर का कोई भी आप क्रिस्टल डाल सकते हो। ठीक है, लाल रंग के एवन आप कपड़े पहन सकते हो। ठीक है, तो हर एक नंबर की कई तरह की रेमेडीज हो सकती हैं, लेकिन 3 तलों पर की जानी चाहिए। मतलब पूजा पाठ से भी, कुछ पहन के भी, और आपकी स्पेस में यदि कोई वास्तु दोष है उस नंबर के हिसाब से, तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 1 से लेकर के 9 तक नंबर के, हर नंबर के मिसिंग होने पर उसकी रेमेडीज। तो लोगों को ये पता चल गया बर्थ चार्ट क्या होता है, उनका मिसिंग होने पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, एंड अगर उनको रिजॉल्व करना है तो उसकी रेमेडीज क्या होती है। यहाँ तक जो है न्यूमरोलॉजी के अंदर हम क्लियर हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक इनफ है। इसमें एक चीज़ और भी मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में भी न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा। मैं उसी पर अभी जस्ट आ ही रहे थे। ओके, ठीक है, तो आप पूछ लीजिए पहले। तो मैं यही था, अगला सवाल यही था कि हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड करियर के ऊपर जो है न्यूमरोलॉजी कैसे इफेक्ट करता है। हेल्थ से ज़्यादा अपने वेल्थ और रिलेशनशिप पे अपने बात करते हैं। वेल्थ में इंसान को सबसे ज़्यादा अब ज़रूरत है पैसे की, अपने करियर की, स्टेबिलिटी की। अगर कोई भी इंसान अपने नेचर के हिसाब से अपने प्रोफेशन को नहीं चुनता, तो लाइफ में हर्डल्स आते हैं। ओके, आते ही हैं, बिल्कुल। और जो उसका नेचर है वो हमारी रिपोर्ट में मेंशन होता है कि आपका नेचर ये है, और आपको ये प्रोफेशन आप चुन सकते हो। अच्छा, ये प्रोफेशंस की कैटेगरी है आपकी। तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि ओके, मेरे नेचर के हिसाब से ये प्रोफेशन मुझे सूट करेगा। और दूसरा मजे की बात है, अंदर से उसको भी लग रहा होता है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी के हम इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम अपने मन की बात सुन नहीं पाते। कई बार हमें यही लगता है कि नहीं, जो मेरा दोस्त कर रहा है, जो या मार्केट में चल रहा है, या जो मेरे मदर फादर ने बोला है, मुझे वही काम करना है। तो आपका जो नेचर है, हाँ, आपका जो नेचर है वो तो आप भूल ही जाते हो कि मुझे क्या करना है, या मुझे क्या करना चाहिए। राइट, ठीक है, तो वहां से वो गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो यदि आप अपने नेचर के हिसाब से काम करते हो, अपने एलिमेंट के हिसाब से काम करते हो, जिसकी लिस्ट है, तो आप सक्सेस होने ही होने हैं। अब रहा रिलेशनशिप का सवाल, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि आपके पॉडकास्ट को जो भी लोग देखेंगे उनको मैं कहना चाहूँगा कि एक बार एक ट्राई करो कि आपके सेम नंबर के जो भी दोस्त हैं, यानी कि अगर मैं 19 हूँ, तो मैं अब ऐसा दोस्त ढूंढूं जिसका नंबर 19 हो। होता ही है लाइफ में, एक आधा तो होगा ही। डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ। ओके, आप देखेंगे कि उसके साथ उसकी सबसे ज़्यादा बनती होगी।
ओके। दूसरा एग्जाम्पल, अपने फेसबुक अकाउंट को लो, उसमें डिटेल में जाओ, जिसकी आपकी सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ होगा या दोस्ती हुई होगी या जिसके साथ सबसे ज़्यादा बनती होगी, या आपकी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर अगर वो फ्रेंडशिप एक्सेप्ट हो गई होगी तो उसकी डेट जाके देख लेना, वो आपकी डेट या तो मैच कर रही होगी या उसके साथ में वो फैमिलियर होगा, वो एलिमेंट जो होगा वो फैमिलियर होगा, लाइक वो उसको इन्फ्लुएंस करता होगा, या तो वो एलिमेंट उसको बोलते हैं क्रिएट करता होगा। कहने का मतलब है, जब हमने शुरू में बात की थी कि एंटी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो क्रिएट करते हैं। आपने ये आपने वो साइकिल सुनी होगी, एक कंस्ट्रक्टिव साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल। ओके। ठीक है ना। तो जो नंबर आपको कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं और रखते होंगे। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि यार फैमिली से ज़्यादा तो दोस्त काम आते हैं। सुना है ऐसा? आप जाके दोस्तों के साथ में अपनी डेट मैच करना, एक्चुअली वो सारा खेल डेट का है। घर वालों की डेट हो सकता है अपोजिट हो, नहीं काम आते हो, लेकिन दोस्त काम तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि वो डेट मैच कर रही होगी कहीं ना कहीं, और ये प्रूव्ड है। हमने तो अब हमें तो क्या है, अब सबकी शक्लें अभी हमें नंबर्स के हिसाब से दिखनी शुरू हो गई। बिल्कुल, ये सारे के सारे सब ये नंबर्स ही हैं। तो अब क्या है, गुस्सा आना कम हो गया, बिल्कुल ही जीरो हो गया, क्योंकि हमें पता है कि अब ये इंसान है तो ये ऐसा ही है, क्योंकि इसका नंबर ऐसा है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। बराबर। ठीक है। दूसरा, रिलेशन में भी जब हम पात्र चुनते हैं सेटल होने के लिए, शादी के लिए, अगर नंबर आपका एंटी है, कुंडली तो आप मिलाते ही हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी को भी बिल्कुल एक बार उसको मिलवाना चाहिए कि आपके नंबर्स कहीं अपोजिट तो नहीं है। नहीं तो या तो लाइफ स्मूथ नहीं चलेगी या फिर सेपरेट होने का नंबर आ जाएगा। मैं एक चीज़ और भी क्लियर करता हूँ जो हमने शुरू में नहीं की। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर को देखा जाता है, एक जो आपकी बर्थ डेट है और एक जो आपका डेस्टिनेशन है, यानी कि एक डेट जिस पे आप पैदा हुए हो उसके सिंगल डिजिट को, और एक दूसरा जो आपकी पूरी डेट का टोटल है, आपका मंथ का, आपके ईयर का और आपकी डेट का ये टोटल। नाम सुने हैं, ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर। ठीक है ना। अब ड्राइवर नंबर आप खुद हो, ड्राइवर नंबर मैं हूँ, मेरा स्वभाव है। ड्राइवर नंबर मीन्स नेचर, और कंडक्टर नंबर मीन्स डेस्टिनेशन, जहाँ मुझे जाना है, जो मेरी जर्नी जिस दिन मैं पैदा हुआ और स्टार्ट हो गई, तो डेस्टिनेशन नंबर वो होगा जहाँ पे मुझे पहुँचना है। ओके। ठीक है। तो इस तरह से उसको देखा जाता है। आधी ज़िंदगी हमारी जब निकल जाती है 30-35 साल के बाद में, डेस्टिनेशन नंबर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम हमारे नेचर को लगभग जी चुके होते हैं, पा चुके होते हैं। अब हमारे नेचर को हम पहचान चुके होते हैं। अब हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि अब हमें क्या करना है लाइफ में। 30-35 के बाद में एक इंसान का जीवन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहती। धीमे धीमे अब उसको लगने लग जाता है कि यार अब मुझे क्लियर हो गया कि यार मेरी आखिर मंजिल क्या है। ठीक है, मैंने फैमिली के लिए इतना कमाया, ये जो मुझे नहीं अच्छा लगता था मैंने वो भी किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेरी मंजिल है। तो वो उसका कंडक्टर नंबर है, यानी कि डेस्टिनेशन नंबर है। ओके। तो अभी जो है थोड़ा वास्तु जो है उसको थोड़ा जो है हम जानना चाहेंगे कि वास्तु शास्त्र होता क्या है, एंड उसके अंदर जो हमने वास्तु दोष कर करके सुना है, वो वास्तु दोष जो है वो क्या होता है? लाइफ में है ना, वैसे टॉपिक काफ़ी डीप है, वास्तु डीप काफ़ी डिटेल है, लेकिन जो है एक सिंपल एंड इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर हम अगर हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहें कि वास्तु जो है वो क्या होता है एंड उसके इर्द गिर्द हमें थोड़ा क्यों चलना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। वास्तु स्पेस पे काम करता है। ओके। आपके बाहर चाहे आपकी छोटी सी दुकान हो, छोटा सा ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, बड़ा मकान हो, विला हो, फैक्ट्री हो, या कुछ भी, जो भी आपके बाहर है वहाँ पर वास्तु क्रिएट होता है। क्रिएट कैसे होता है? जहाँ पर भी 4 दीवारियाँ लग जाती हैं वहाँ पर एलिमेंट्स अपनी अपनी दिशाओं के अनुसार क्रिएट हो जाते हैं।
जैसे कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा ऑकल्ट साइंस, उसका आधार 5 एलिमेंट्स ही हैं। चाहे वो कोई भी मोडालिटी को आप उठा के देखोगे तो वही पंच तत्वों के इर्द गिर्द वो घूमती है। जैसे कहीं पर भी 4 दीवारियां लग जाती हैं, यानी कि बाउंड्री आ जाती है, वहां पर दिशाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। दिशाएं आपने सुनी होंगी 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 8, और दिशाएं होती हैं 16। जिस पर हम जिस पे काम करते हैं वो 16 डायरेक्शंस हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी में 5 एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट है। एक भी एलिमेंट वीक हुआ या एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। ओके। उसी तरह से आपके घर में, आपकी ऑफिस में भी यदि एक भी एलिमेंट वीक हुआ तो उस ऑफिस से मिलने वाले आपको, चाहे आप प्रॉफिट बोलो या आने वाली जो भी रिजल्ट है, वो वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप सोच रहे हो। ठीक है, बताता हूं कैसे। पहली बात कि जब हम अपने एग्जांपल एक घर का लेते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? जब हम घर बनाते हैं तो वहां पर सबसे पहले एक्टिविटीज प्लान होती है। एक्टिविटीज में आती है कि हमारे घर की एंट्री कहाँ से होगी। उसके बाद आता है कि हमारे घर का किचन कहाँ होगा। किचन होगा तो हम उसका वॉश यार्ड कहाँ रखेंगे, घर का लिविंग रूम कहाँ होगा, घर का बेडरूम कहाँ होगा, पेरेंट्स के लिए रूम कौन सा होगा, स्टोर रूम कहाँ रखना है, टॉयलेट्स कहाँ कहाँ देने हैं, स्टेयरकेस ऊपर जाएगी तो वो किस दिशा में होगी, है ना। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम कागज़ पे प्लान करते हैं। ओके, ठीक है। अब हर एक एक्टिविटी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, हर एक एक्टिविटी जो है वो किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। लाइक किचन है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। ओके। मंदिर बोलूं या बाथरूम बोलूं या जो भी वाटर एलिमेंट की एक्टिविटी है वो वाटर को रिप्रेजेंट करेगी। शिट पॉट्स हैं वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। भारी स्ट्रक्चर है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीनरी है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट के हिसाब से अगर एक्टिविटी घर में नहीं हो रही, यानी कि जहाँ पे जिस दिशा में फायर होनी चाहिए उसकी जगह पे अगर वहाँ पर वाटर है तो एंटी हुआ तो परेशानी होनी है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ होनी थी उसकी जगह ऑपोजिट है। ठीक है। अब ये चीज़ें बंगलो बनाते टाइम, प्लिंथ से जब बंगलो शुरू होता है वहाँ पर मुमकिन है कि हम सभी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, अपने हाथ में है। हम उसकी एंट्री भी ठीक कर सकते हैं, हम उसके इवन अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, हर चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है। तो वो एक्टिविटी का सबसे पहला आधार है वास्तु को बैलेंस करने का। अगर वहाँ पर एक्टिविटी नहीं है तो हमें दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आपके घर का इंटीरियर और स्ट्रक्चर। जब भी किसी ने आपको ये कहा है या सुना है आपने, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने भी ये सुना है कि बगैर तोड़ फोड़ के वास्तु का इलाज करना, तो वो बगैर तोड़ फोड़ का मतलब है कि आपके इंटीरियर्स को ठीक करना। 20-25 साल या 40 साल पहले इंटीरियर्स में कलर इतने सारे नहीं थे। बराबर। एटलीस्ट एक अपर मिडिल क्लास तक तो नहीं थे। सिंगल कलर में घर बनता था, एक ही जैसे सारे घर में पर्दे लगते थे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा लग्जूरियस वैसे वाला हिसाब किताब नहीं था। इस वजह से उस वक्त ऐसा था कि भी तोड़फोड़ करनी पड़ती थी अगर ये प्रॉब्लम है तो। लेकिन आजकल जो इम्बैलेंस है वो कलर और इंटीरियर्स की वजह से हो गया, डिजाइन की वजह से हो गया। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इंटीरियर करवाएं तो बगैर वास्तु एडवाइस के उसे आप ना एग्जीक्यूट होने दें, क्योंकि अच्छा भला घर जो हो सकता है कि आपको किस्मत से अच्छा मिल गया हो और अच्छा इंटीरियर भी करवाया है। अच्छा इंटीरियर भी करवाया, खर्चा भी किया है, लेकिन अगर उसके कलर, उसके शेप्स, उसके डिजाइन्स अगर वो उसके एलिमेंट के विपरीत है, हिसाब से नहीं है, तो आपको नुकसान होना तय है।
ओके 100% गारंटी के साथ में वो वहाँ पे वो इंसान परेशान रहेगा। रियली इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस है। तीसरा आता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट चीजें क्या रखते हैं? चीजें कहाँ पर कौन से, आपके स्कल्पचर आप रखते हो, आप पेंटिंग्स रखते हो, आप अपने फोटोग्राफ्स रखते हो, आप वॉल क्लॉक रखते हो, ठीक है, आपका लॉकर कहीं पे रखा हुआ होता है, आपका कहीं पे वाज रखा हुआ है, उसके फ्लावर्स के कलर कौन से हैं, ठीक है, आपने अगर एक मैं कहूँ कि कोई ऐसा वैसा वाला म्यूरल ला के रखा हुआ है और आपने दीवार पे लगाया है, ठीक है ना, म्यूरल मीन्स म्यूरल आर्ट जैसे होते हैं, आर्ट टाइप। हर एक ऑब्जेक्ट उसकी अपनी एनर्जी होती है, अपने मैसेजेस होते हैं। जब आप एक वाटर सीन का कोई पेंटिंग लगाते हो तो उसमें साफ दिख रहा है कि वो वाटर और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी पेंटिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि घर में रखा हुआ है और वो अगर उस दिशा के अनुसार नहीं है तो आपको नुकसान होगा होगा और होगा। तो चाहे प्लानिंग हो, चाहे स्ट्रक्चर और इंटीरियर्स हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, तीनों को ध्यान में रख के वास्तु जब तक नहीं होता तब तक इंसान को परेशानी आने की संभावना रहती है। ओके तो इसको बोलते हैं वास्तु दोष होना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिज़ाइन के हिसाब से हमारे घर में बहुत सारे कट्स हो गए, फ्लैट्स में भी और बंगलों में भी। डिज़ाइन और एलिवेशन की वजह से वहाँ पर हिस्सा कुछ कट जाता है, अगेन वो एक वास्तु दोष को क्रिएट करता है। जितना हो सके हमारा मकान, हमारा फ्लैट, वो अगर रेक्टेंगल होगा ओके उतना वो हमें फ़ायदा देगा। ओके और जितना हवादार होगा, जहाँ पे सूर्य की रोशनी भी आए, जहाँ पर हवा भी आए, वो उतना ज़्यादा वास्तु दोष से मुक्त रहेगा। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि बंगलोज या फिर कोई भी अगर आप अपना मकान बना रहे हो तो उसको जब आप बेसिक से ही जब आप उसको खड़ा कर रहे हो तभी से अगर आप उसका वास्तु का प्लानिंग करें तो जो है वो अच्छा रहेगा और मोर बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन नाउ डेज जो है फ्लैट कल्चर जो है वो आ चुका है जिसमें हमारे हाथ में ये होता नहीं है कि हम उसको जब से वो बन रहा है तभी से हम उसके अंदर कुछ करवा पाए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है, उसके लिए कोई उपाय है कि क्या कर सकते हैं उसमें? हमारे फ्लैट में हमारे पास बहुत सारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जितना भी हो सके उतने चेंजेस करने चाहिए। लाइक एक तो ये जो बेडरूम होते हैं, क्योंकि 2 या 3 बेडरूम होते हैं, तो किसको कौन सा रूम लेना है एटलीस्ट वो तो हमारे पास ऑप्शन रहता ही है कि मुझे ये बच्चे को देना है या खुद को रखना है या पेरेंट्स को देना है। ये इतना तो कम से कम हो ही सकता है। जो बेड की डायरेक्शन है इंटरनल रूम में, वो तो कहीं ना कहीं इधर या उस सामने वाली दीवार पे या हम चेंज कर सकते वो चीज़ें हो ही सकती हैं। अब फ्लैट कल्चर में दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है इंटीरियर्स और ऑब्जेक्ट्स का, जो मैं अभी बोल रहा था। अगर वो उसके मुताबिक नहीं है तो दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको वास्तु कंप्लाइंट बनाना है अपने घर को, तो आपके घर के कलर्स, इवन कलर्स का मतलब है फिर सारे कलर्स, चाहे वो कर्टन्स हो, चाहे वो बेडशीट्स हो, चाहे वो लैमिनेट के कलर हो, हर चीज़ का जो भी कलर फॉर्म में है और जो भी ग्राफिक के फॉर्म में, ग्राफिक का फॉर्म का मतलब है कि किस शेप में वो है, चाहे वो सीलिंग का कुछ अलग शेप हो, चाहे वो आपके वार्डरोब में कोई आड़ी टेढ़ी डिज़ाइन की हुई हो या राउंड शेप में कोई डिज़ाइन, किसी भी तरह का शेप एंटर हुआ है तो वो है कहाँ और किस दिशा में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट आपने क्या रखा हुआ है और कहाँ रखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी दिशाएं हैं जो बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे सकती हैं। अगर वहाँ पे घड़ी रख दी गई या पैसा रख दिया गया या फिर कपल फोटो रख दी गई, तो कपल फोटो होगी तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, घड़ी रख दी गई तो टाइम खराब चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने वहाँ पर लॉकर रख दिया तो आपका पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा हद तक वास्तु काम करता है हमारी लाइफ में। और वास्तु के हिसाब से अगर आप नहीं, और वास्तु के हिसाब से चलने का मतलब है नेचुरली अलाइनमेंट के हिसाब से चलना। वास्तु का मतलब ही है नेचुरली अलाइन होना। जैसे हम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पूरे दिन हम क्या बोलते हैं कि ठंडा ठंडा पानी भी नहीं पीते और पूरे दिन हम गरम गरम चीज़ें भी नहीं खाते, हम हमेशा बैलेंस करके चलते हैं। जैसे बॉडी में हम बैलेंस करके चलते हैं वैसे ही घर को बैलेंस पर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि भाई हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है तो हम सलाह दे सकते हैं, बराबर है, ठीक है ना। किसी को नहीं पता, वो अनजाने कुछ भी कर रहे हैं।
और ये दुनिया का सबसे पुराना साइंस है। 5 एलिमेंट, सारे के सारे भगवान, सारी की सारी मूर्तियां 5 एलिमेंट के अंतर्गत ही आती हैं। बराबर है। कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं है। कोई भी भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं वो एलिमेंट के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये साइंस है। साइंस है। बराबर। तो ये इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, परफेक्ट। रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसको इजीली लेना भी नहीं चाहिए। ओके। खुद करने की कोशिश करो तब भी ठीक है, थोड़ी जर्नी लंबी रहेगी। और अगर किसी से करवाओ तो ठीक है, हमें फीस मिल जाएगी, और तो क्या। बराबर, सही है। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने इसमें डिस्कस की। द लास्ट थिंग इज़ कि कुछ मिसकंसेप्शंस जो लोगों के रहते हैं कि मैं वास्तु में नहीं मानता, कि मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर या इन नंबर्स के अंदर या इस ऑकल्ट साइंस के अंदर जो है मैं नहीं मानता, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? कोई बात नहीं, देखो जब तक इंसान नहीं मानता, जब तक वो जानता नहीं है, एक कारण। दूसरा, वो जब तक नहीं मानता जब तक उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती हो, ज़्यादा तकलीफ है, ज़्यादा तकलीफ में अभी वो नहीं हो। ओके। क्योंकि क्या होता है, जब तक मेरे पास खाने पीने को मौज शौक के लिए मेरे पास पैसा है तब तक मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जिस दिन मेरी आकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, या मुझे कुदरत ना करे किसी को ऐसा हो, लेकिन उसको इतना ज़्यादा लॉस हो जाए, वो अपने आप मानना शुरू कर देगा। राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मानने नहीं मानने की, और जिसका जैसा वक्त होता है, टाइम के ऊपर है। अगर वो ये कहता है मैं नहीं मानता, इट्स ओके, मत मानो, ठीक है। आपके मानने और नहीं मानने से सच्चाई तो बदल नहीं जाने वाली। तो मानो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है, ठीक है ना। जब वक्त आएगा तब मान लेना। बराबर है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोई माने तो भी ठीक है। ओके, तो सर बहुत मज़ा आया। पूरा चीज़ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, और व्यूअर्स को भी जो है इसके अंदर देखने में बहुत मज़ा आएगा। कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स आप जो है वो हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को देना चाहो रिगार्डिंग वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी तो देखो हर कोई अपने नेचर से लेकर आता है, इसलिए उसके लिए तो सजेशन यही है कि आप अच्छे से रिपोर्ट बनवा के और अपने बर्थ चार्ट नाम बनवा को करके सब ठीक ठाक वैसे करवाएं। वास्तु में जब भी आप घर खरीदें, 2 चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। एंट्री साउथ वेस्ट की ना हो, और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना हो या किचन ना हो। 2 चीज़ों का ध्यान एंट्री साउथ वेस्ट की ना हो, साउथ वेस्ट की एंट्री बिल्कुल ना हो, क्योंकि वहां से इंसान बर्बाद हो सकता है, डेफिनेटली। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का किचन या टॉयलेट ना हो। नॉर्थ ईस्ट का किचन या टॉयलेट ना। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन आ जाता है, कैंसर होना तय है, या लिवर सिरोसिस होना तय है, होगा। आपने ऐसे केसेस देखे? हाँ, कि देखे हैं, और हमसे सॉल्व भी नहीं हुए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का या किचन का कोई रेमेडी नहीं है। वो एक ही एस्पेक्ट ऐसा है जहां पर हमको तोड़फोड़ करनी पड़ती है और उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ता है। उसके अलावा सब चीजें मैनेजेबल है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मतलब है हमारा सर, वास्तु पुरुष का। आपका पूरा शरीर डेड हो जाए तो भी आप काम चला सकते हो, लेकिन अगर आपका यहाँ वायरिंग में मिस्टेक हो जाए, आप किसी काम के नहीं हो। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबसे खतरनाक है, डेंजरस है, उसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक ही इलाज है, उसको वहां से शिफ्ट करो, वहां से उसको तोड़ के निकालो और वहां मंदिर बनाओ। ओके, ये 2 सलाह है, 2 सलाह है। इसके अलावा सब चीज़ें मैनेजेबल है। पर अगर कोई अपना घर देखने जाता है नया, तो एक चीज़ ज़रूर तय कर ले, चेक कर ले कि मुझे साउथ वेस्ट का एंट्री हो तो घर नहीं लेना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर साउथ ईस्ट की एंट्री होगी, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट उसको मिल सकता है। संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एंट्री करते ही हॉल होता है, किचन होता है, तो एक बेडरूम का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ ही जाता है। वो प्लानिंग का हिस्सा है। ओके। और अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है तो साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जाके टॉयलेट होता है, जो चलता है। चलता है मीन्स बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब ठीक है। बाकी परमात्मा जब जो करवाता है इंसान के साथ में, वो जब भी करवाता है तो जो उसका समय चल रहा होता है या उस वक्त उसके लिए जो ठीक होता है वही उसके सामने होता है। बिल्कुल। बाकी परमात्मा पे भरोसा रखो, ध्यान करो, मौज करो,
सब चीज़ें यहीं पर है, यहीं पर भोग के और यहीं ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन थोड़ा केयरफुली चलने में हमारा जाता क्या, बस बात हुआ। ओके, वंडरफुल, बहुत 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 मजा आया। चलो, सर जी, ओके। बहुत ही आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वैल्यूएबल था, एंड उसमें से कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स लोगों को जो है वो मिल पाएंगे। बहुत आपका अच्छी यहाँ बात पर है। आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फॉर एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स, आप सभी लोगों का भी जो है तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा, सुना और समझा। अगर आपको इस पॉडकास्ट से, इस सीरीज से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली है, हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, और हमें कमेंट्स के अंदर ये भी बताना कि अगले पॉडकास्ट के अंदर, अगले शो के अंदर किस कैटेगरी के गेस्ट को जो है हमें इन्वाइट करना चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। तब तक मिलेंगे अगले ही पॉडकास्ट के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।